जादुई मेकअप का अनोखा पेड़। सावित्री सब्जी लेकर अपने घर जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिससे सावित्री का दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाता है। सावित्री अपनी बेटी गौरी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। गौरी जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी सावित्री के कंधे पर आ जाती है। सावित्री बहुत ही अच्छा सिलाई करना जानती थी और वो अब सिलाई करके किसी तरह से अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। लेकिन सावित्री के जीवन में इससे भी कुछ ज्यादा बुरा होना लिखा था। माँ, ये आपको क्या हुआ? माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। देखना, मैं जल्दी ही खूब सारे पैसे कमाकर शहर के अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाऊंगी और आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। मुझे माफ कर दे बेटी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। किस्मत से बेबस तो शुरू से ही थी, लेकिन अब भगवान ने मुझे लाचार भी बना दिया। ये दिन देखने से अच्छा होता कि मैं मर जाती। माँ, ऐसा मत बोलो। अगर आपको कुछ हो गया फिर मेरा क्या होगा? आपके सिवा भला मेरा कौन है? खबरदार माँ, आपसे मरने की बात की तो मैं हूँ ना, मैं सब सही कर दूंगी। अब आपकी ये बेटी बड़ी हो चुकी है, अब आप आराम करिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद गौरी किचन में जाती है। रसोई में राशन के सारे डब्बे खाली पड़े थे। घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है, अब मैं माँ को क्या खिलाऊं? गौरी पड़ोस वाली काकी से थोड़ा आटा मांगकर अपनी माँ के लिए रोटी बना देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन उसके घर कावेरी आती है। सावित्री, ओ सावित्री, कहाँ हो? क्या तुम्हें नहीं पता कल मेरी बेटी की शादी है और अभी तक तू मेरे घर लहंगा देने नहीं आई? अब देख सावित्री, तू तो अपनी बेटी की शादी करने से रही, तुझे तो अपनी बेटी को जीवन भर अपने घर की नौकरानी बनाकर रखना है तो रख मेरी बला से, लेकिन मेरी बेटी की शादी में अड़चन क्यों डाल रही है? अरे कावेरी बहन, ये आप क्या बोले जा रही हो? और नहीं तो क्या कहूँ, 1 महीने से मेरी बेटी का लहंगा तेरे पास रखा हुआ है। अरे सिलना नहीं था तो पहले ही बोल देती। अरे काकी, ये लो ठंडा पानी पियो और बैठ जाओ। आपकी बेटी का लहंगा तैयार है, मैं आज आपके घर लहंगा लेकर आने ही वाली थी। शुक्र है भगवान का, मुझे तो लगा था कल मेरी बेटी की शादी बिना लहंगे की ही होगी। दिखा तो जरा कैसा सिला है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर लहंगा सिला है। ये लहंगा पहनकर तो मेरी बेटी एकदम राजकुमारी लगेगी। कितने पैसे हुए? 500 रुपए हुए काकी। अरे पागल हो गई है क्या? एक तो 1 महीने के बाद ये लहंगा सिली है, ऊपर से इतना ज्यादा पैसे मांग रही है। अरे थोड़ी मेहनत ही तो लगी है, कोई हीरे मोती थोड़ी न चढ़े हैं तुमने इस पे। अरे काकी, मैंने तो बहुत कम कीमत बताया है, इतने कम में लहंगा कोई नहीं सिलता। बस कर, रत्ती भर की तो है लेकिन जुबान इतनी लंबी है। ये ले 300 रुपए पकड़ और चुपचाप रख ले। नहीं काकी, इतने कम में नहीं होगा। देख रही हो सावित्री, तेरी बेटी कैसे मुझसे पटर पटर जवान लड़ा रही है। अरे क्या यही सिखाया है तुमने? कोई बात नहीं गौरी बेटा, रख ले। काकी, बेटी की शादी का लहंगा है इसलिए 300 रुपए ले रही हूँ। उसके बाद गौरी मुंह बनाते हुए 300 रुपए ले लेती है और कावेरी वहाँ से चली जाती है। माँ, आप क्यों इतने कम पैसों में मान गई? इतनी महंगाई में 300 रुपए में क्या ही होता है? जाने दे बेटी, अब गांव में रहकर गांव के लोगों के साथ दुश्मनी नहीं ले सकते। आखिर इन्हीं लोगों की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। इन लोगों की वजह से नहीं माँ, अपनी मेहनत की वजह से। अब आप आराम करिए, मैं इन पैसों से आपकी दवाई और घर का कुछ सामान ले आती हूँ। मैं बहुत बदनसीब माँ हूँ बेटी, मुझे अभी तक तेरी शादी करके तुझे अपने घर भेज देना चाहिए था, तो मैं तुझे अपने घर बैठा रखी हूँ। ठीक ही तो कह रही थी कावेरी, आज उसकी बेटी की भी शादी हो जाएगी, पता नहीं तेरी बारात कब आएगी। अब तो बस यही एक सपना बचा है, तुझे खुशी खुशी अपने घर विदा कर दूं, उसके बाद आराम से तेरे बाबा के पास चली जाऊं। माँ, आप फिर से शुरू हो गई। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी, और शादी करूंगी भी तो ऐसे लड़के से करूंगी
जो मेरे साथ साथ आपको भी अपने घर में रखे। चल पगली, ऐसा भी भला होता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गौरी की सहेली सरिता उससे कहती है, अच्छा तो तू यहाँ बैठी है, मैं न जाने कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, अब जल्दी चल। लेकिन कहाँ सरिता? अरे पगली चल तो सही, बताती हूँ। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? आज मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है। कैसा डर? गौरी तुझे तो पता है ना, मेरा रंग थोड़ा सांवला है। कहीं वो लोग मुझे देखकर मुझे नापसंद करके ना चले जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगी कि लड़के वाले तुझे देखते ही एक ही बार में पसंद कर लेंगे। हाँ, तभी तो मैं तुझे अपने साथ लेकर चल रही हूँ। उसके बाद सरिता गौरी को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। सरिता की माँ गौरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि गौरी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और सरिता दिखने में सांवली थी। सरिता, इसे कहाँ लेकर जा रही हो? घर में तो पहले से ही इतने सारे मेहमान हैं, अब ये कहाँ इधर उधर डोलती फिरेगी? माँ, गौरी बहुत अच्छा मेकअप करती है और वो मुझे बहुत अच्छे से तैयार कर देगी। इसके बिना तो मेरा कोई भी दिन अच्छा नहीं जाता है। मेरी तो तुम्हें कोई बात सुननी नहीं होती है। जब देखो अपने मन की करनी होती है, जो मन आए वो करो। उसके बाद उसकी माँ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी सरिता को तैयार कर देती है। सरिता, अब मैं जा रही हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अभी कहाँ चल गौरी, तू मेरे साथ ही रहेगी। मुझे बहुत ही ज्यादा नर्वस फील हो रहा है। प्लीज गौरी, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। और ये क्या, ये तुमने क्या पुराना सा कपड़ा पहन रखा है? ये ले, तू मेरा ये नया वाला गाउन पहन ले, ये तुम पे बहुत ही प्यारा लगेगा। सरिता जिद करके गौरी को अपना गाउन पहनाकर उसे भी तैयार कर देती है। गौरी वैसे तो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन गाउन पहनकर वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब लड़के वाले आते हैं तो सरिता अपने साथ गौरी को भी लेकर सबके सामने जाती है। अरे बहन जी, कहाँ है आपकी बेटी? बुलाइए उसे बाहर। लीजिए बहन जी, आ गई। लड़के वालों की नजर तो बस गौरी को ही देखे जा रही थी। जी, ये मेरी बेटी सरिता है। घर के हर एक काम में निपुण सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ सरिता, बेटा आप कौन हो? जी, मैं सरिता की सहेली गौरी हूँ। बेटा, आपके घर में और कौन कौन है? मैं और मेरी माँ रहते हैं साथ में। उसके बाद लड़के की माँ लड़के से कुछ बात करती है और फिर कहती है, देखिए बहन जी, शादी जैसा रिश्ता एक बार जुड़ता है और मेरे बेटे को गौरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और हमें भी। आपकी बेटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें जैसी बहू की तलाश थी वो सब गुण हमें गौरी में नजर आता है। ये कैसा मजाक है? आप लोग यहाँ मेरी बेटी को देखने आए थे और अब पसंद गरीब और अनाथ लड़के को करके जा रहे हैं। अरे ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। ये लोग आपको दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, ऊपर से इसकी गरीब बीमार माँ का खर्चा भी आप लोगों को ही उठाना पड़ेगा। अरे बहन जी, हम यहाँ अपने बेटे की शादी करने आए हैं, सौदा करने नहीं। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो एक संस्कारी और सुंदर बहू चाहिए जो हमें मिल गई। अब हमें माफ करिएगा, हमें आप जैसे सोच रखने वालों के घर से कोई रिश्ता नहीं रखना। चलो बेटे और बेटी गौरी, हम आपकी माँ से मिलने जरूर आएंगे। उसके बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। देख लिया ना अपनी इस नागिन दोस्त की हरकत? तुझे तो मेरी बात समझ में नहीं आती, अब भुगत। अरे कैसे तेरे घर बसने से पहले ही तेरी इस नागिन मनुष्य दोस्त ने तेरा घर उजाड़ दिया। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। अरे मुझे तो उसी वक्त तुझे धक्का देकर घर से निकाल देना चाहिए था। माँ, आप ये क्या बोले जा रही हो? गौरी मेरी दोस्त है और जो कुछ भी हुआ उसमें गौरी की कोई गलती नहीं है। गौरी तो वहाँ जाना भी नहीं चाहती थी, मैं ही उसे कसम देकर अपने साथ ले गई थी। और माँ, रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, ना कि जबरदस्ती से। तुझे समझाना तो समझ से ही परे है। इतना बोलकर सरिता की माँ वहाँ से चली जाती है। गौरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सरिता, मुझे माफ करना, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हारे घर को तोड़ने का सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं कभी उस लड़के से शादी नहीं करूँगी। अरे पगली, राज बहुत ही अच्छा लड़का है और खबरदार, जो तुमने उसकी माँ को शादी के लिए मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम
तुम इस शादी के लिए मना नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम। उसके बाद गौरी वहाँ से जाने लगती है। तभी छत से सरिता की माँ गर्म गर्म उबलता हुआ पानी गौरी के ऊपर डाल देती है, जिससे गौरी का चेहरा बुरी तरीके से जल जाता है। गौरी दर्द से चिल्लाने लगती है। अरे गौरी, ये क्या हुआ? ओह, लगता है गलती से ये पानी तुम्हारे ऊपर गिर गया। मुझे नहीं पता था कि तुम नीचे हो। ज्यादा जल गया क्या? माँ, अब देखकर काम नहीं कर सकती हो क्या? अरे अरे, ये आपने गौरी की क्या हालत कर दी है। गौरी रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे चेहरे में इतना जलन क्यों हो रहा है? मेरे पास तो माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। अब मैं इस चेहरे के जलन के लिए दवाई कहाँ से लेकर आऊंगी? अब मैं अपने चेहरे को कैसे ठीक करूंगी? अब तो मेरी शादी होने जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब ऐसा जला हुआ चेहरा लेकर मैं कैसे किसी को अपना मुंह दिखाऊंगी? हे भगवान, अब तुम्हें कोई चमत्कार करो। तभी जैसे ही गौरी की आंखों से आंसू नीचे पेड़ के जड़ में गिरता है, वैसे ही वो पेड़ चमक उठता है और उस पेड़ में से एक आवाज आती है। घबराओ नहीं बेटी, रोना बंद करो। अब से तुम्हारे जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौन है आप? मैं एक जादुई मेकअप का पेड़ हूँ। आज तुम्हारे इन पवित्र आंसू ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मैं वर्षों से यहाँ साधारण पेड़ बनकर रहा था। बेटी, मेरे पेड़ में से एक मेकअप तोड़कर अपने पास रख लो। इस मेकअप को लगाते ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये सुनकर गौरी खुशी खुशी उस पेड़ से जादुई मेकअप तोड़ लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मेकअप के पेड़, आपने मेरी बहुत मदद की। और जैसे ही गौरी उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है, वैसे ही उसका चेहरा फिर से खिल उठता है और वो खुशी खुशी घर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी दर्द से तड़प रही है। काश मेरे पास इतना पैसा होता जिससे मैं अपनी माँ की सबसे अच्छी हॉस्पिटल में इलाज करा पाती। गौरी के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। अरे ये पैसे, इसका मतलब ये जादुई मेकअप से मैं जो भी कुछ मांगूंगी मुझे वो सब मिल जाएगा। हे जादुई मेकअप, मेरी माँ को ठीक कर दो। गौरी के इतना कहते ही उसकी माँ सावित्री ठीक हो जाती है। जादुई मेकअप, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी करके जाने के बाद मेरी माँ को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। तुम हमेशा मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना जादुई मेकअप। उसके बाद गौरी अपनी माँ को जादुई मेकअप के बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनकर सावित्री बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में राज के माता पिता गौरी के घर रिश्ता लेकर आते हैं और फिर गौरी राज के साथ शादी करके खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और सावित्री जादुई मेकअप के साथ रहने लगती है।